मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका माइनर का जो पेपर होने वाला है, हिस्ट्री ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया। तो भारत में महिलाओं के इतिहास से संबंधित जो पेपर होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। कहीं पे इसका वीडियो नहीं देखने को मिल रहा है, तो मैं ये आपके सामने वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको अगर ये वीडियो देख के चले जाओगे तो आप बहुत आराम से आप पेपर को पास कर लोगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाला हर पेपर होगा आपके सामने, उसका सबसे पहले वीडियो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। और कंप्लीट रिवीजन कराता हूँ, जो पढ़ाता हूँ उसी से सारा पेपर देखने को मिलता है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है। ये वाली पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, वहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नहीं मिले, कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली पीडीएफ दे दूंगा। साथ के साथ यहाँ पर आपके सामने जो प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाके अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तो बेस्ट किताबें मैं आपके लिए उनका लिंक दे रहा हूँ। जाके सेल चल रही है, जाके खरीद सकते हो आप वहाँ से। तो चलो शुरू करते हैं अपन। पहला पर्सन है फर्स्ट यूनिट से, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वो पर्सन देखने को मिल सकता है, वो क्या है? लैंगिक जेंडर की अवधारणा और इतिहास अध्ययन में इसकी महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो लैंगिकता जेंडर की क्या अवधारणा होती है और इतिहास में इसका अध्ययन के बारे में आपको इसकी महत्व को बताना है। तो आपके सामने लैंगिकता जेंडर के बारे में आपको बताना है, जेंडर से संबंधित आपको समझाना है। देखो, जो लैंगिकता होती है, जेंडर होता है, स्त्री और पुरुष को बोला जाता है। भारत में मुख्यतः स्त्री व पुरुष को ही लैंगिकता के रूप में देखा जाता है, लेकिन आज के समय कानून में 3 व्यक्तियों को माना गया है। पहला कौन है? पहले व्यक्ति हैं स्त्री पुरुष, और तीसरे टाइप है जो समलैंगिक बोला जाता है, जिनको या फिर आपको जो 3 टाइप के व्यक्तियों को माना गया है अभी संविधान में, स्त्री पुरुष और समलैंगिक संबंध वाले व्यक्ति। तो अभी तक हम संविधान या इतिहास में बात करें तो स्त्री पुरुष की ही बात करेंगे, उन्हीं को मान्यता मिलती थी। तो स्त्री और पुरुष सिर्फ जो बायोलॉजिकली जैविक रूप से अलग नहीं होते हैं, दोनों के जो शरीर का रंग रूप आकार ही अलग नहीं होता है, बल्कि वो सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना से भी उनके रूपरेखा को अलग अलग बांटा गया है। भाई आपको पता है, आपके घर में आपकी मदर है और आपके फादर है ना, दोनों का अलग अलग कार्य है। आपकी मदर क्या करती है, कार्य, अगर घर का कार्य का क्या, तो हाउस वाइफ हैं तो घर का कार्य करती हैं। आपके पिताजी कमाने जाते हैं। आपकी माताजी अगर कार्य भी करती हैं तो घर का भी कार्य करते हैं। आपके पिताजी घर का कार्य करते हैं और बाहर के कामों का देख रेख करते हैं। समझ में आ गया? पुरुष के अपने जीवन में सामाजिक कर्तव्य अलग होते हैं, स्त्रियों के सामाजिक कर्तव्य अलग होते हैं। तो यही है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज या पूरी दुनिया का कोई भी समाज हो, लैंगिकता स्त्री पुरुष के बीच में जो भेदभाव हो, जैविक रूप से नहीं देखने को मिलता है, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से भी देखने मिला है। समाज में स्त्री और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाएं, तो मैंने बता दिया ना, स्त्री और पुरुषों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं, जहाँ जिसमें क्या सभी के अलग अलग अपनी भूमिकाएं हैं, कर्तव्य हैं और अपने अपने अधिकार हैं। आपके पिताजी कमाते हैं, लेकिन मैनेज कौन करती है? आपकी मदर। भाई कठे कुने कितनों पिसो देनो है, कठे लगानो है ना, कया घर में के चीज़ चाहिए, के नहीं करनो है। व्यवस्था ने मैनेज करने को कार्य की को है थारी मदर को, और कमान को कार्य की को है थारा फादर को। समझ में आ गई? जो आपने किसी एक व्यक्ति ने किसी एक समझदार व्यक्ति से पूछा गया, तो हिसाब से आपको चीज़ें समाज में चलती हैं। इतिहास के अध्ययन में लैंगिकता बहुत महत्व है। अगर आप इतिहास का अध्ययन करोगे तो जो लैंगिकता होती है, उसका जो स्त्री पुरुष के बीच में जो आपको अलग अलग प्रकार का जो भेदभाव देखने को मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो इतिहास की बात करें, पहले के समय में स्त्रियों को क्या किया जाता था? उपेक्षित किया जाता था, मतलब स्त्रियों को पुरुष के बराबर नहीं माना जाता था। ऐसा क्यों था? मैं इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक रूप आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले समाज में क्या था? पहले समाज में जो कार्य हुआ करते थे, उसमें शारीरिक रूप से कार्य ज़्यादा करने पड़ते थे। जैसे कृषि का कार्य करना हो गया, युद्ध जैसे कार्य हो गए, आपके सामने घरों का निर्माण किया जाता था। मशीनें तो होती नहीं थी। आपके सामने क्या है? शारीरिक ताकत का ज़्यादा उपयोग होता था। अब शारीरिक रूप से जो पुरुष होते हैं, उनको शारीरिक रूप से ईश्वरीय देन है कि उनके पास ज़्यादा ताकत होती है कार्य करने की। इसीलिए पुरुषों को ज़्यादातर क्या माना जाता था? ज़्यादा काबिल माना जाता था स्त्रियों से। क्योंकि समाज की भाई उपयोगिता है, भाई कोई आदमी थारा काम को है तो काम को है, न काम को जाए के काम को हो। भाई बात ना, अगर आप किसी के कार्य कर सकते हो तो उससे कि आप काम क्यों, वरना कोई भी काम के नहीं हो। तो इसीलिए समाज में स्त्रियों को कमज़ोर समझा जाता था उस वक्त।
उस समय। लेकिन आज के समय क्या, आजकल मानसिक कार्य ज़्यादा करने पड़ते हैं शारीरिक कार्य से, इसीलिए क्या है, अब मानसिक रूप से तो स्त्री और पुरुषों का दोनों का लेवल बराबर ही होता है, इसीलिए आज के समय स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, बराबर देखने को मिलती हैं। स्त्रीवादी दृष्टिकोण यही है कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में महिलाओं का योगदान उतना है जितना पुरुषों का। तो स्त्रीवादी दृष्टिकोण यही है, उसमें यह बताया गया है, जो नारीवादी को नहीं हुई जन्मैया है कि भाई स्त्री भी बराबर ही महिला का है और पुरुष भी बराबर ही। और आज के समाज में आप चीज़ देखा कि भाई छोरी आजकल तो छोरों में ज़्यादा ही पढ़ रही हैं, है ना, बढ़िया अंक ले ही, नौकरियां भी बराबर ही, आजकल तो सेना में भी जाने लगी, तो हर कार्य महिलाएं पुरुषों से बढ़िया ही कर रही हैं या बराबर कर रही हैं आज के समय। उदाहरण के लिए अगर आज के समय, पहले के समय इतिहास का पेपर है तो इतिहास की बातें करें, तो आपके समय अगर अपन भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन में मीराबाई जैसी जो प्रमुख संतों में से रही, उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एनी बेसेंट, आपने सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं हैं जिन्होंने क्या प्रमुख रूप से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को निभाया। और अगर झांसी की रानी का अगर अपन नाम नहीं ले स्वतंत्रता आंदोलन में या प्रमुख महिलाओं में, तो क्या होगा, उनके बिना तो इतिहास अधूरा रहता है। तो थाने पे रहे भाई, पुरुष तो सिर्फ लड़ाई लड़ी, बा झांसी की रानी आपका बेटा ने भी बचायो पीछे बांध के और लड़ाई भी लड़ी। तो देखो कितो सास को काम है, दोनों काम बराबर रूप से निभाया। तो यही क्या है, यही उदाहरण हमें समझाता है कि इतिहास को अगर अपन उठाकर देखें तो समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका वो लगभग बराबर दिखाई देती है। समझ में आ गई था यार यो प्रश्न। अगले वाला प्रश्न है पितृसत्ता, पितृवंशी और पितृस्थानीयता पर उपयुक्त उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, पितृसत्ता, पितृवंशी और पितृस्थानीयता, देखो अलग अलग समझो। पहले पितृसत्ता समझेंगे आप। पितृ प्लस सत्ता, इको अर्थ क्या है कि जो અહીંયા को समाज जठे सत्ता की का थम रहे, पितर मतलब पिता का हाथ में, पिता मतलब पुरुष का हाथ में, तो पुरुष प्रधान समाज रहे जठे के सत्ता है बाकी का हाथ में रहेगी, पुरुष का हाथ में रहेगी। तो भारत को तो इतिहास लास्ट में लेके पहले में लेके नीचे तक देख लो चाहिए कि का हाथ में रही है, लगभग पुरुष का हाथ में ही कह रही है, जो सत्ता है वो हमेशा पुरुष का हाथ में देखी गई है। तो इनके बोले जाए पितृसत्तात्मक व्यवस्था बोली जाए, जिनके है परिवार होगो, समाज होगो, या फिर और भी कोई केंद्रीय कोई जो राजा होगा वह कौन आया करता, सिर्फ पुरुषानी बनाया जाया करतो और महिला ने कौन बनाया जाया करती, कौन बनाया जाए तो उनके कहा जाए पितृसत्तात्मक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे भारतीय अगर अपन जो व्यवस्थाएं देखें, जितना भी भारतीय राजा हैं उसमें लगभग पुरुषों का नाम मुख्य रूप से देखने को मिलता है, कुछ एक महिलाएं आपको दिखाई देती हैं। अगले की बात करें पितृवंशी, तो पितृवंशी क्या है, पितृवंशी का अर्थ होता है कि अगर पिता है, पिता के जाने के बाद में वंश का अधिकार, वंश में मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, धन होगा, व्यवस्था होगी, बाकी का हाथ में चल जाएगी, पुरुषा का हाथ में चल जाएगी, स्त्री को कोई योगदान को नहीं हुआ। लेकिन यह बात हाँ लाग कि मारे ही आओगो सारो, माला पिताजी और खेत मारे ही आओगो सारा था, यहाँ को नहीं। भारतीय संविधान में इस जो आपकी सिस्टर उसको भी उतना ही अधिकार है आपके पिता की संपत्ति पर, और आपके भाई को भी उतना ही अधिकार है ना, आप सब में बराबर बढ़ती है। उसके बाद में आप जिसके जो नाम करना चाहता है वो कर सकता है। तो ये क्या होता है, इसको पितृवंशीय बोला जाता है, जिसमें क्या होती है सिर्फ पुरुषों को ही अपने माता पिता की संपत्ति, धन संपदा है वो किसको मिलेगी, सिर्फ पुरुषों को ही मिलेगी। उसको क्या बोला जाता है, पितृ प्लस वंशीय। समझ में आ गया आपको। अगले क्या है पितृस्थानीयता। पितृस्थानीयता क्या होती है, ऐसा समाज जहाँ पर विवाह करने के बाद में लड़की कहाँ पर चले जाती है, लड़के के घर पे जाकर रहती है, मायके में जाकर रहती है, तो उसको क्या बोला जाता है, पितृस्थानीयता के नाम से जाना जाता है। और ये भारतीय व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। भाई अपने राजस्थान में यही तो कल्चर हुआ है कि शादी होने के बाद में लड़की कठे चल जाए, आपका लड़का का घर में जाके रहे। लेकिन एक जगह शायद नागालैंड या मणिपुर है, मणिपुर शायद नागालैंड या मणिपुर में से कोई एक जगह है जहाँ पर पुरुष महिलाओं के घर पे जाकर रहता है, उल्टा है वहाँ पर व्यवस्थाएं, मात्र स्थानीयता देखने को मिलती है वहाँ पर। तो ये तीनों व्यवस्थाएं क्या महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ती हुई दिखाई देती है। तो इनका क्या है, अगर इन तीनों व्यवस्थाओं को अगर अच्छे से समझो तो इसमें क्या है, महिलाओं को कमज़ोर दिखाया गया है, महिलाओं का जो हक है वो उनको पूर्ण रूप से नहीं मिल रहा है। भाई महिला ने अगर इस व्यवस्था में देखा तो तीनों जगह के पीछे देख रहे हैं, महिला ने जो अधिकार मिलना चाहिए वो कौन मिल रहा है, और उसका कि भाई कोई बाप का कोई बेटा क्या है जोगा को नहीं हुए, है ना, और लड़की बढ़िया हुए जो मतलब बढ़िया सारा गुण हुए सत्ता चलाने का, लेकिन भाई नियमों के अनुसार तो लड़का ने मिलनी चाहिए, तो बतो के व्यवस्था बिगाड़ दी। या देखने भी मिलो दिल्ली सल्तनत में अपने। तो इतिहास का जो पहली यूनिट थी वो उसके पेपर की माइनर की वो मैंने पहले करा दिया, और यहीं से प्रश्न आएंगे, ये याद रख लेना।
अगला क्या, प्राचीन भारत में पितृसत्ता के विकास का अनुशीलन कीजिए। तो जो प्राचीन भारत हुआ उसमें पितृसत्ता का जो विकास देखने को मिला है, मतलब पिता ही सत्ता पर बैठेगा, मतलब पुरुष ही सत्ता पर बैठेगा, उसका अनुशीलन कीजिए, उसके बारे में टिप्पणी कीजिए। तो ये प्रश्न आलोचनात्मक टिप्पणी करने पर भी आ सके हैं, महत्व आ सके, यहीं आ सके, लेकिन प्रश्न ही हो इस टाइप में होगा, है ना। अब थे यहाँ आग फाड़ के अक्षरों अक्षर मिलाना लग जाओ, वो तो कभी हो कौन सके, लेकिन प्रश्न इसी प्रकार का आएगा। जो पितृसत्तात्मक, देखो पहले ऋग्वेद काल हो, जब स्टार्टिंग में भारत आप पढ़ना इतिहास पढ़ना, तो पहले वैदिक काल से शुरुआत हुआ है। वैदिक काल में क्या वेदा की बात करेगी, तो सबसे पहले वेद कौन सा अपनो, ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में तो जो महिला है ना, उन्हें पुरुषों का बराबरी अधिकार दिया गया था, पुरुषान भी उतना ही काबिल मान्य और महिलान भी उतना काबिल मान्य। ग्राम सभा, जो ग्राम की सभा आया करती है ना, गोमत जिम बोलिया करता, उसके अंदर महिला भी भाग लिया करती, पुरुष भी भाग लिया करता, दोनों ने बराबर रखा। शादी का नियम भी बयां को होया करता, अपनी इच्छा से शादी भी कर सका लो। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल आवा है, जिनके ब्राह्मणवाद के नाम से भी जाने जा है, जिसके अंदर क्या है आपका सामने जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति दिन ब दिन गिरती चली जाए, महिला ने घर से बाहर नहीं जान दिया जा है ना, जो वैवाहिक नियम है वह भी कठोर होता चला जाए धीरे धीरे, और फिर आगे जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है भारतीय व्यवस्थाएं, महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जाती है। मुगल काल के दौरान क्या करते थे मुगल, जो ये अरब के जो आक्रांताएं आते थे, भारतीय महिलाओं को उठाकर लेकर चले जाते थे, इसलिए और व्यवस्थाएं कठोर धीरे धीरे होती चली गई। तो इससे कौन सी सत्ता का निर्माण हुआ, पितृसत्तात्मक सत्ता का निर्माण हुआ, जिसमें महिलाओं को, सिर्फ पुरुषों को ही सत्ता पर बैठने का अधिकार था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो प्राचीन भारत में प्रारंभ में भारतीय जो समाज था वो उपेक्षाकृत मात्र सत्तात्मक था, मतलब जठे जो स्त्री होया करती बाबी सत्ता में भाग लिया, इनको अधिकार होया करता। मैं बता रहा हूँ छोटी छोटी अगर लोग जो बैठक होया करती उठे, महिला भाग लिया करती। लेकिन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और संपत्ति के अवधारणा के विकास ने पितृसत्ता को जन्म दिया। तो मैं क्या बताया कि पहले कृषि का काम होया करता ज़्यादातर, भाई पैसा से ही कोई समाज है ना, हमेशा इकोनॉमी से चला, पैसा से चला, पैसे से ही सब कुछ होता है। तो इससे क्या होता है, अब पैसे, जब सारा समाज है वो कृषि पर ज़्यादा निर्भर था, अब कृषि का कार्य अधिकतर वही, कृषि के कार्य में पहले ट्रैक्टर तो है कौन करता, ट्रैक्टर चला दियो और हलवा दियो, और तो कौन हो, तो कैसा तो भाई इंसान हाथा से खुदाई कराया करता, जब तो हल भी कौन था ऊँटू चला के, तो इंसान हाथा से खुदाई करके बीज वगैरह बो के हिसाब से अनाज उगाया करता। तो उस समय पुरुषों की वैल्यू ज़्यादा थी, पुरुष वह काम ज़्यादा कर पाता, महिला इतनी ज़्यादा जल्दी कर कौन पाती, क्योंकि महिला को शारीरिक दृष्टिकोण से शरीर थोड़ा कमजोर रहे। तो इससे क्या हुआ है, पितृसत्तात्मक जो आपके सामने समाज है उसका निर्माण हुआ। तो महिलाओं की बात सुन के थोड़ी बुरी लग रही हो, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल ये चीज़ है। ऋग्वैदिक युग में स्त्रियों की शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से अधिकार प्राप्त कर दिया। और क्या हुआ, जो ऋग्वैदिक काल है उसमें जो स्त्रियां उसकी शिक्षाओं का भी अधिकार था, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने को भी अधिकार थो। कब तक थो, ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद काल में सारो काम थो। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, मतलब वेद काल, जो ऋग्वेदिक काल के बाद में जो आपके सामने उत्तर वैदिक काल देखने को मिलता है, उसमें स्थितियां एकदम बदल जाती हैं। उठे महिला को जो अधिकार ही वह धीरे धीरे कम होता चला जाए। जो विवाह व्यवस्था है, विवाह संस्थाएं होती हैं, विवाह जो व्यवस्था थी वो भी कठोर होती चली गई। पुत्र को वंश व संपत्ति का अधिकार माने जाने लगा, जिम के माने जाने लगो कि भाई लड़को है जब वो ही वंश नागा बढ़ा सका है, स्त्री तो है बा वंश नागा को नहीं बढ़ा सका। और मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्रों ने क्या कर दिया, स्त्री को पिता पति और पुत्र के अधीन रहने वाली व्यवस्था की। तो मनुस्मृति को तो बहुत जड़ खोदेड़ी ही, उनमें से यह भी है क्या करो, स्त्रियां के बताइए भाई, स्त्री ने पहले अपना पति का प्रति, पिता का प्रति और अपने पुत्र का प्रति हमेशा अधीन रह के उसकी बात मान के काम करना चाहिए। यह चीज़ बताई गई थी मनुस्मृति में, और मनुस्मृति के कारण बहुत सी व्यवस्थाएं बिगड़ती भी हैं। परिणाम स्वरूप स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में आशय पर चली गई और पितृसत्तात्मक समाज को आधार बन गई। तो क्या हो, इससे क्या समाज के अंदर जो महिलाएं हैं वह क्या होगा, उनका अधिकार धीरे धीरे कम होता चला गया। कुछ सामाजिक व्यवस्था भी इस तरीक़ों में मिलती चली गई। राजा हैं वह क्या कराया करता, जो स्त्री वगैरह को शोषण भी कराया करता। तो इस वजह से क्या समाज के अंदर स्त्रियों को घर तक रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगले वाले की तरफ बढ़े अपन। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए। तो प्राचीन जो भारत है उसके समाज में महिलाओं की स्थिति पर क्या करना, अपना टिप्पणी करनी है। तो अब जो प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति थी का बारे में आप पढ़ाई करेंगे। तो इम क्या है, जो प्राचीन भारत हो, इम स्त्रियों की जो स्थिति थी वह बहुत बढ़िया थी,
महिला की स्थिति है प्राचीन भारत में काफ़ी अच्छी थी। आज का समय जय कि बया की कोनी थी। इम के तो जो वैदिक काल होया करतो, जो ऋग वैदिक काल थो, उसके अंदर स्त्रियां ने पढ़ाई करने को भी अधिकार थो, स्त्रियां ने काम करने को भी अधिकार थो, स्त्रियां ने अपना विवाह में पुरुष ने जो अपना पार्टनर ने चुनने को भी के तो अधिकार था। सब मतलब स्त्रियां बराबरी का अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे हमें उसमें वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेय जैसी विद्वानों का भी नाम देखने को मिलता है, जो क्या करती हैं, दर्शन पर बहस करती हैं आपस में। मतलब सोचो भाई, कोई आदमी पढ़े लिखे हो जाने तो वो क्या करो, दर्शन पर आपस में चर्चा करो। तो यही है, गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषाएं हैं, वो क्या है भाई, विद्वान होया करती, आपस में बैठ के दर्शन पर चर्चा करती हुई मिली। तो एक मतलब क्योंकि उसमें महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, तभी तो वो दर्शन पे आपके सामने बहस की उन्होंने। और उनको विवाह में चयन अधिकार भी था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर सारे अधिकार मिले हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ अपन बढ़ते हैं और स्मृति काल की तरफ बढ़ते हैं, तो महिलाओं की स्थिति क्या होती है, समय के साथ गिरती हुई चली जाती है। उन्हें क्या कर दिया गया, धीरे धीरे उन्हें जो घर का कार्य होया करता उनसे भी दूर कर दिया गयो, घर का कार्य तक सीमित रख दिया गयो। और जो शिक्षा को अधिकार थो, सत्ता में भाग लेने को अधिकार थो, हुन सब जो सत्ता में भाग लेने को अधिकार था, बस सारा का सारा अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया। स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें धीरे धीरे क्या गिरावट देखने को मिला। ना तो उन्हें विवाह में उनको अपना पार्टनर चुनने का अधिकार था, ना सत्ता में भाग लेने का अधिकार था, सिर्फ घर तक के वो कार्य कर सकती थी। समय बीतता है, महिलाओं को क्या बाल विवाह और सती प्रथाएं जैसी जो प्रथाएं वो समाज में देखने को मिलती थी। जो क्या होता था, जो बच्चियां होती थी उनकी छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी। और जो सती प्रथा है, इसमें महिलाओं को अपने पुरुष की अगर मृत्यु के साथ उसको भी अपना देह को त्याग करना पड़ता था। तो ऐसी जैसी कुप्रथाएं हैं जो महिलाओं की स्थिति उन्होंने दिन ब दिन बदतर कर दी। और पर्दा प्रथा भी बाद में और जाकर आपके देखने को मिली थी। यद्यपि कुछ अपवाद स्वरूप स्त्रियां राजनीतिक रूप से और साहित्यिक रूप से सक्रिय रही, लेकिन आपके समय आपको पता मीराबाई ने भी कितना संघर्ष किया और वो एक संत बनी। उसके बाद में आपके आगे अपन और बढ़ते हैं, झांसी की रानी हो गई आपके सामने, फिर और आगे बढ़े तो सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी महिलाएं देखने को मिली। लेकिन ये आधुनिक काल में थी। प्राचीन काल में अगर कुछ एक महिलाओं को छोड़ दें आपके सामने, शंकराचार्य हैं, उनकी पत्नी भी एक बहुत बड़ी विदुषा या विद्वान रही थी। तो कुछ एक महिलाओं को छोड़कर और ज़्यादा महिलाएं हमें समाज में देखने को नहीं मिलती हैं। बाद में बेड़ा उठाया आपके ज्योतिबाई फुले ने, जिन्होंने महिलाओं को अपनी शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए कार्य किए थे। समाज में उनका स्थान गौण होता चला गया। मतलब धीरे धीरे क्या महिलाओं का जो इतिहास में जो स्थान था वो धीरे धीरे नीचे ही गिरता चला गया। अब यूनिट 3 की बात करें, जिसमें आपको मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें क्या हरम की राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र के समन्वय व्यवस्था बताइए। तो जो हरम था वो क्या था, हरम एक भारत में जैसे मुगल आए उनके द्वारा क्या एक व्यवस्था बनाई गई, जहाँ पर जो भी वो शादियाँ करते थे उनको उनकी एक से अधिक शादियाँ हुआ करती थी। तो उसमें क्या उन्होंने एक अलग से एक व्यवस्था बनाई, जितनी भी उनकी रानियाँ हुआ करती थी उनको क्या बोलते थे, वो हरम बोलते थे। हरम का क्या होता था, ये शाही स्त्रियों का निवास स्थान होता था। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर सारी की सारी महिलाएं एक साथ रहती थी, जितनी भी उनकी रानियाँ हुआ करती थी वो। और वो जो महिलाएं थी वो सिर्फ घरेलू काम तक, मतलब उनका व्यवस्था सिर्फ राजपाट की देखरेख करना, राजा की देखरेख करना यही नहीं हुआ करता था, बल्कि वो राजनीतिक शक्ति का भी केंद्र थी। तो आपके सामने जोधाबाई, जैसे अकबर में जोधाबाई का प्रमुख रूप से आपको उदाहरण देखने को मिलता है, और जहांगीर में नूरजहां का नाम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। मतलब वो क्या करते थे, राजनीतिक रूप से भी फैसले लेने में राजा की मदद किया करती थी मुगल काल में। बादशाह की पत्नियां और माता तो काफ़ी माताएं हैं, जो अकबर की माता भी काफ़ी दिन तक शासन को उसने संभाला था जब अकबर छोटा था। तो वो क्या करती थी, हो सकता था उसका जो बेटा है वो शासन पे बैठ जाता था, लेकिन वो उनकी माताएं वो क्या करती थी, उनको हमेशा दिशा निर्देश देने का कार्य करती थी। उनकी पत्नी नहीं, उनकी माताएं होगी और भी कोई शाही महिलाएं हैं, वो वहाँ पर हरम में निवास करती थी। और कई बार वो क्या करती थी, राजनीतिक निर्णय लेने में भी मदद करती थी। मतलब अलग अलग प्रकार को राजनीतिक निर्णय है वो लेने को कार्य करती।
उदाहरण स्वरूप बताएं, मुगल शासन में नूरजहां ने जहांगीर के शासनकाल में प्रभावी हस्तक्षेप किया। तो अगर उदाहरण बताएं तो जो मुगल काल था वहाँ पर क्या है, नूरजहां ने क्या किया था, जहांगीर की जो शासनकाल में अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं हुआ करती थी उसमें क्या किया था, आपके सामने हस्तक्षेप किया था। क्यों, जहांगीर इतना ज़्यादा मतलब कला में बढ़िया हो, वो बाकी शासनकाल में इतनो बढ़िया को नहीं, राजनीति सत्ता और ज्ञान को नहीं हो। नूरजहां पढ़ी लिखी और वह थोड़ी समझदार थी, तो राजनीतिक रूप से वह कई फैसला लेने में मदद कराया करती। जोधाबाई भी काफ़ी फैसला लिया अकबर के लिए। हरम के माध्यम से राजनीतिक संगठन, तो हरम में क्या है कर, तो मान लो अब कोई कोई क्षेत्र है उको राजा अगर मान लिया भाई मुगला के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिया, तो अब क्यों को अब भाई बा कहीं लड़ाई कर देगी आपका उक अंदर कौन कर देना। तो कोई भी स्त्री भाई अपने जहाँ पर पीर में कैसे लड़ाई करने देगी वहाँ पर। तो यही बात है, वहाँ से क्या हुआ करता था, राजनीतिक रूप से गठबंधन देखने को मिलता था। तो क्या करते थे, कोई भी राजा जो उनको लड़ाई नहीं करनी होती थी, संधि करने के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए जाते थे। वहाँ से विवाह और उत्तराधिकारियों की नीतियाँ तय होती थी। मतलब कौन भाई आन ऑल टाइम में राजा बनेगो, या भी कौन बनाया करता भाई जी रानी की जितनी ज़्यादा चले करती उको बेटो क्या कर, तो ज़्यादा राजा बनने का उतना ही ज़्यादा चांस होया करता। यद्यपि यह सार्वजनिक क्षेत्र से अलग दिखाता है। मतलब जो हाँ यह बात है, राजनीतिक रूप से मायने बैठ के सारा काम हो जाया करता, बाहर ने कौन बेड़ो पाठ तो कोई नहीं, बाहर ने तो सारा काम कौन कराया करता, राजा ही कराया करता। परंतु उनकी उसकी गतिविधियों ने दरबार और राज्य साम्राज्य की राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन हरम की जो व्यवस्था है इसमें क्या है, इसमें जो दरबार है और जो साम्राज्य है उसकी राजनीति पर प्रभाव तो जरूर से देखने को आपको मिलता है। इस प्रकार हरम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में सेतु कार्य करता था। तो हरम को क्या कार्य होया करतो, जो सार्वजनिक क्षेत्र होया करतो राजा को और जो निजी क्षेत्र होतो इनके बीच में सेतु को कार्य कराया करतो। मतलब राजा है वह क्या कराया करता, निजी जीवन भाई उनको जो रानी उन कहा करती कि भाई फलानी यहाँ है कि मान लो जो पिताजी है वो संदेश पहुँचाया कि 500 घोड़ा भेजियो, तो चुपका से बता देता और भेज दिया जाया करता। समझ में आ गया ना। तो ये क्या राजनीतिक रूप से जो और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच में सेतु का कार्य करते थे। अगले वाला क्या, संगम साहित्य। संगम साहित्य कहाँ का है, तमिल का साहित्य है। इसमें विशेष रूप से आपके सामने जो महिलाओं में कार्य क्षेत्र और महिलाओं की क्या भूमिका रही। तो संगम से आपको पता है भाई साहित्य में क्या लिखा जाता है, समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उसी को साहित्य के माध्यम से समाज में प्रदर्शित किया जाता है। तो यही है संगम साहित्य है। उसमें क्या है, ये तमिल का साहित्य है, इसमें महिलाओं की उस समय क्या स्थिति थी उसके बारे में बताया गया है। तो संगम साहित्य जो तमिल साहित्य का क्या है, सबसे पुराना कोश है। इसमें महिलाओं को केवल गृहस्थी तक सीमित नहीं दिखाया गया, इम के दिखाया गया है, इम अलग अलग प्रकार का कोई नाटक दिखाया गया है, नाटक बनाया गया। उन नाटक में क्या दिखाया गया कि महिला सिर्फ घना पोछो लगाती कौन दिखाई दे रही है, बाहर जाके काम करती हुई भी दिखाई दे रही है। बल्कि क्या कर रहा है, कृषि वो मतलब किसानी भी कर रही है, पशुपालन भी कर रही है और व्यापार में भी सक्रिय है। आजकल वाली महिलाएं के काम करी थे के कर्स को स्कूटी चलाओ हो है ना, वह लिख दो तो भाई सारा काम जिस टाइम स्कूटी तो है कौन करती, तो क्या है करतो, कृषि होया करती, पशुपालन होया करतो और व्यापार होया करतो, उनमें उनकी सक्रिय भूमिका देखने मिलती। संगम कवियत्री भी देखने को मिलती है। इसमें से जो प्रमुख नाम है वो कौन है, अव्यार है वो क्या प्रमुख जो संगम साहित्य लिखा। भाई खुद अव्यार एक महिला कवियत्री थी जिसने क्या संगम का साहित्य लिखा है। तमिल साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है और उसका क्या साहित्य और नैतिक शिक्षा में उन्होंने बहुत गहरा योगदान दिया है। इस साहित्य से पता चलता है कि महिलाएं सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में अभिन्न अंग थी। तो यह जो संगम साहित्य है ये तमिल साहित्य को बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और इम यह चीज़ बेरोपट है कि भाई महिला ही भाई उस समय जो तमिलनाडु को जो क्षेत्र होया करते दक्षिण वालों उठे महिला ही व पुरुष का बराबर कार्य कराया करती, उनकी भी राजनीति में योगदान दिया करतो। अच्छा वहाँ पर मात्र सत्तात्मक जो सत्ता भी देखने को मिलती है, महिलाओं का भी बराबर योगदान रहता था पुरुषों के। उनका परिवार और प्रेम पर आधारित कविताओं में भी स्त्रियों की स्वतंत्रता और उनके निर्णय लेने की जो क्षमता पर बल दिया है। तो विवाह और परिवार और प्रेम पर आधारित जो कविताएं लिखी गई हैं इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि स्त्रियों को वो स्वच्छंद थी अपने कार्य को करने को लेकर, वो अपने निर्णय लेने के लिए भी क्या हुआ करती थी, स्वतंत्र हुआ करती थी। और इससे क्या उनकी जो क्षमता थी भाई, उनके जो कार्य करने की जो क्षमता थी उन पर भी बल दिया गया है।
इससे यही स्पष्ट होता है कि प्राचीन दक्षिण भारत में महिलाओं को कार्य क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभाती थी। तो ये चीज़ों के बेरोपाट है कि महिला ही वह पुराना टाइम में जो तमिलनाडु है या फिर जो दक्षिण भारत है उठे जो महिलाएं हैं वह कार्य किया करती और उनको बहुत ही अभिन्न अंग, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आपको पता है भाई वो क्षेत्र है ना वो हमेशा शिक्षित रहा है, दक्षिण भारत वो हमेशा उत्तर भारत से ज़्यादा शिक्षित क्षेत्र रहा है और वहाँ पर स्त्रियाँ आज से पहले भी काम करती थी, मतलब इतिहास से, और आज भी वो बराबर कार्य करती हैं। अगले वाले 4 नंबर यूनिट की बात करें, इसमें रानी कित्तूर चेन्नम्मा और मीराबाई के योगदान के बारे में आपको बताना है। दोनों ही महत्वपूर्ण रही हैं। जो रानी कित्तूर चेन्नम्मा है ना, या क्या दक्षिण भारत की स्वतंत्रता संग्राम बात थी, जहाँ अपना झांसी की रानी हुई ना, झांसी की रानी की नहीं या कौन थी, रानी कित्तूर चेन्नम्मा थी। अच्छा, तो यह आपका सिलेबस में दे रखो स्पेशली दोनों का नाम, मीराबाई को और रानी कित्तूर चेन्नम्मा को, एक लिए थाना पढ़ाए जा रहे थे। यहाँ सोचो कि ओहो राजा झांसी की रानी के बारे में पढ़ लेता मैं तो, लेकिन दे रखो सिलेबस में जना वही पढ़ रहे हैं। रानी कित्तूर चेन्नम्मा दक्षिण भारत की वीरांगना थी, मतलब इको पति है वो खत्म हो चुके थे और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भाई अपना पति बेरो था ना अंग्रेजों के नियम, अगर पति खत्म हो जाए और उनका बालक नहीं हुआ है तो क्या करियो अंग्रेजा का सीधो राज में चले जाए। जने तो झांसी की रानी लड़ी तो यही हण का साथ भी देखने मिले। तो ये क्या है, ये अपने जो राजा या जो अपना राज्य है और सत्ता बचाने के लिए अंग्रेजा के खिलाफ क्या करें, विद्रोह में भाग लिया है। कब 1824 में, 1824 के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी अलग अलग प्रकार की, जिसमें जो प्रोविजंस सब्सिडेंस बोला जाता है जिसको, वो हड़प नीति के नाम से, जिससे क्या करते थे अंग्रेज है वो अपनी अलग अलग प्रकार की नीतियाँ लगाकर कोई राज्य को हड़पने का कार्य क्या करते थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, सशस्त्र संघर्ष किया, मतलब जो इनकी जो अपनी सेना बनाई और उसके साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई की जाए। अपने झांसी की रानी है ना तो वो दूसरों रूप है, या समझो थे रानी कित्तूर चेन्नम्मा। तो झांसी की रानी के बारे में था लगभग पढ़ेड़ों को 22 चीज लिखा है सेम टू सेम। उनका विद्रोह सफल नहीं हुआ परंतु आने वाले स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरणा दी। तो इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया वो सफल तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आने वाले आंदोलनों को लोगों को उत्साहित किया अपने आंदोलन के द्वारा। मीराबाई भक्ति आंदोलन की प्रमुख कवियत्री थी और थान सब ने बेरा मीराबाई कौन थी, जो भक्ति आंदोलन हुई वो की प्रमुख कवियत्री, प्रमुख जो आपका सामने प्रमुख जो संत थी उनमें से एक को नाम आया, मीराबाई को नाम आया है। इन्होंने अपने पद और भजनों के माध्यम से सामाजिक बंधनों को चुनौती दी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने, आपको पता है भाई राजपूत घराने से आती थी और एक राजवंश से आती थी, तो इनको वैसे घर से बाहर निकलने का हक नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना रास्ता अलग चुना, संत बनी और अपने अपने जो इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति इनकी पूरी श्रद्धा थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो पद हैं, अपने जो भजन ये किया करती थी संतों के साथ रहकर, इनको इन्होंने अपने काव्य में, रचना में लिखा और आज सारा समाज है वो इनके भजनों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होता है और भक्ति और स्त्रियों की मुक्ति का साधन बताया। और इन्होंने जिस समय ये कहा जाता था कि स्त्रियां वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां हैं उनका वो कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां वो कभी भी ईश्वर की भक्ति के मार्ग में नहीं जा सकते हैं। इसके विपरीत जो आपके सामने जो मीराबाई है, इन्होंने महिलाओं को क्या की, महिलाओं को मुक्ति का साधन बताया कि इन्होंने कहा कि महिलाएं भी क्या कर सकती हैं, भगवान की भक्ति कर सकती हैं, महिलाएं हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त कर सकती हैं। इनका योगदान धार्मिक समानता, स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने क्या किया, जो धार्मिक स्वतंत्रता समानता के लिए काम किया, मतलब सभी जो महिलाएं हैं इनको वो सभी रूप से सम्मान है, और स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार है में महत्वपूर्ण, मतलब महिलाओं को भी समाज में सुधार के लिए, योगदान के लिए कार्य करना चाहिए। महिलाएं भी पुरुषों के बराबर क्या कर सकती हैं, भक्ति कर सकती हैं, संघर्ष कर सकती हैं और आंदोलनों का भाग ले सकती हैं। इस प्रकार दोनों महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में समाज को नई दिशा दी। और इसी प्रकार से हमें क्या देखने को मिलता है, दोनों महिलाओं का अपना अपना योगदान है समाज में विकास के लिए, समाज में महिलाओं को एक नई दिशा देने के लिए वो दिखाई पड़ता है। अब पढ़ांगा आप अगले वाले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या रही, प्रेरणादायक रही। तो हमें भी बेरो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उन्हीं अनेकों महिलाएं आपको देखने को मिलती हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती हुई। उन्होंने सत्याग्रह, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और जेल जाने का भी साथ दिखाया। तो भारतीय जो महिलाएं हैं ये क्या है, इनकी जो कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक, सभी जो व्यक्ति उनको बहुत ही प्रेरणा मिलती है इससे। इन्होंने क्या किया, सत्याग्रह और बहिष्कार के माध्यम से जो
विदेशी वस्त्र था, स्वदेशी आंदोलन में सरोजिनी नायडू जैसी महिला ने क्या किया, वो कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशनों की उन्होंने क्या की, अध्यक्षता भी की और एनी बेसेंट ने भी की। तो इससे क्या महिलाओं को जागरूकता मिली कि हम भी क्या कर सकते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग ले सकते हैं। इन्होंने अलग अलग प्रकार के आंदोलन किए, जिसमें सत्याग्रह, बहिष्कार और जो विदेशी वस्त्रों की होली है उसको जलाने का कार्य किया, जिसमें अलग अलग प्रकार की महिलाओं का नाम लिया आपको। एनी बेसेंट हैं, सरोजिनी नायडू हैं, अरुणा असाफ हैं, कस्तूरबा बाई हैं और सुचिता कृपलानी हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो महिलाएं हैं जिनका अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें इनका योगदान रहा। ग्रामीण और शहरी महिलाएं चरखा कातने, तो गाँव की महिलाएं होगी चाहे शहर की महिलाएं होगी, जैसे सुचिता कृपलानी है, इन्होंने जो गांधी जी के द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसमें चरखा कातना सिखाया था इन्होंने, है ना। तो चरखा कातने का काम, सत्याग्रहों में भाग लेने का काम और विदेशी जो शासन था उसको विद्रोह करने का कार्य किया। भाई महिलाओं को मैनेज करती थी ये भी, भाई महिला भी तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लियो ना, तो हूँ सबने समझाण को, दिशा निर्देश देने को, जागरूक देने को करने को कार्य करो थो। इस भागीदारी ने भारतीय समाज में स्त्रियों की नई पहचान बनाई, और ये जो भागीदारी देखने को मिलती है इसने क्या, समाज की एक नई पहचान बनती है और उन्हें सार्वजनिक जीवन में बराबरी का दर्जा दिलाया। इससे क्या समाज में जो महिलाएं उन्हें बराबरी को दर्जा मिला है। तो जो आज उसके बाद में इंदिरा गांधी जैसी जो आपके सामने प्रमुख महिलाएं प्रधानमंत्री भी बने, एक ही महिला बनी लेकिन एक ऐसी की बनी है कि सब जानी है ना। बहुत सा पुरुष प्रधानमंत्री वो थे, नाम गुंजान था, लेकिन इंदिरा गांधी को सब जाने हैं, उनके कार्य कुछ ऐसे थे। ये था आपके सामने हिस्ट्री ऑफ वुमेन इन इंडिया। उसके साथ आपका कंप्लीट रिवीजन मैंने करा दिया। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में करवा दूंगा। धन्यवाद।